हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेटिंग आउट ऑफ कर्व, दैट इज कर्व रेंजिंग। सेटिंग आउट ऑफ कर्व मतलब कि हमने कर्व को मैप पे तो ड्रॉन कर लिया, अब उसको ग्राउंड पे कैसे सेट करें, उसको ग्राउंड पे कैसे प्रोवाइड करें कर्व, तो उसको सेटिंग आउट ऑफ कर्व कहते हैं। तो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे क्या कि टू सेट आउट कर्व ऑन ग्राउंड इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन क्या, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग C1, C2, C3 एंड अप टू Cn निकाले थे, these are the intermediate stations. Intermediate stations are established which are joined by immediate intermediate chord and it is called curve ranging. इसको curve ranging भी कहते हैं, ठीक है। और generally length of intermediate chord should not be more than L by 20, length of curve divided by 20। तो जो chord होंगे उसके length जो होंगे वो L by 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर देखिए कई सारे methods हैं कर्व रेंजिंग के। कर्व रेंजिंग के कई सारे मेथड्स हैं, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जो की पॉइंट्स मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा कहीं नहीं आता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं अलग से नहीं आता कि क्या कहते हैं, क्या अलग से पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले लीनियर मेथड ऑफ कर्व रेंजिंग या लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेथड है परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। क्या, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। इसमें होता क्या है कि ये स्मॉल कर्व के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप ये कर्व देख सकते हैं T1, T2। तो इसमें होगा क्या कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे इनिशियल टेंजेंट से हमारा जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा इसकी वैल्यू निकालने हम, जैसे इनिशियल टेंजेंट हमको पता चल गया, तो इनिशियल टेंजेंट की मदद से हम क्या कहते हैं, हर एक x डिस्टेंस पे ऑफसेट की वैल्यू निकाल लें, परपेंडिकुलर ऑफसेट की, तो हम क्या कहते हैं कर्व को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी पे 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको OX की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ऐसे करके हर एक पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ऑफसेट निकाल लेंगे हर एक OX को, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कर्व को प्लॉट कर देंगे। तो OX की वैल्यू होगी क्या, अब यहाँ ध्यान देते हैं इस ट्रायंगल में कि OX क्या है। अगर मैं बोलूं कि OX ये डिस्टेंस है तो क्या यही पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये भी OX होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि T1P इज इक्वल टू OX। क्या लिख सकता हूँ, हाँ, T1O कितना है, T1O पूरे रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो T1P की वैल्यू क्या होगी, T1P की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ कर्व T1O माइनस OP। तो अगर हम OP वैल्यू निकाल दें तो बात बन जाए OP वैल्यू। तो OP वैल्यू के लिए आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में O, इसको मान लेते हैं कोई एक पॉइंट मान लेते हैं इसको C1। O C1P में, थोड़ा मुझे जुकाम हो गया इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल में देखा OPC1 में, तो ये परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर साइड और ये हाइपोटेनियस। तो क्या हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OC1P में कि R स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस एक्स OC1 स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं OC1 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस OC1 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको इस ट्रायंगल से पता चल गया, मतलब हमको OP की वैल्यू मिल गई। बाकी चीज़ों को हटाता हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओह सॉरी, हाँ, OP की वैल्यू मिल गई। हमको क्या पता था, TP1 इज इक्वल टू R माइनस OP। तो रख देते हैं TP1 R माइनस OP, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट को एक्सपेंड करने के बाद और क्या कहते हैं उसको हायर टर्म्स को निगलेक्ट करने के बाद
जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, क्योंकि TP1 हमारा OX है, एक बार लिख ही देता हूँ मैं, R माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बचेगा R माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2R प्लस एक्स क्यूब अपॉन, सॉरी ये x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 8R एंड सो ऑन। तो ये हम हायर टर्म निगलेक्ट कर दें तो केवल बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2R और R। तो ये हो जाएगा R से R कैंसिल हो जाएगा, तो OX आ जाएगा, OX आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2R। तो सीधे फाइनल हम लिख दे रहे हैं कि हमारा ऑफसेट आया OX इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2R। थोड़ी स्पीड मेरी आज स्लो है, मुझे थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है इस वजह से, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग बल्कि चाहें तो लेक्चर को 1.5x पे करके देख सकते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड फ्रॉम टेंजेंट, मतलब टेंजेंट से परपेंडिकुलरली ऑफसेट लेते जाएं, उन ऑफसेट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और उस मदद से हम लोग पूरे कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। ये किस तरह के कर्व के लिए इस्तेमाल होता है, अधिकतर जनरली फॉर स्मॉल कर्व। फिर आती है बात दूसरा मेथड, रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। अब इसमें क्या है, इसमें रेडियली, जैसे उसमें परपेंडिकुलर ले रहे थे, इसमें रेडियल लेंगे। ये जो ऑफसेट है x डिस्टेंस पे रेडियली आउटवर्ड है। तो अब इस OX की डिस्टेंस निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, OT1 इस वाले ट्रायंगल में, इसको मान लेते हैं C पॉइंट, तो OT1C ट्रायंगल में देखना है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। तो ट्रायंगल OT1C, हमको OX की वैल्यू चाहिए। OX की वैल्यू क्या है, OX है OC माइनस R, ठीक है, और OC अगर हम OT1 ट्रायंगल में देखें तो क्या है, हाइपोटेनियस है, तो OC की वैल्यू आ जाएगी, OC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू में रख दीजिए, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस R। और इसको भी बात जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी बन के आता है OX इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2R। अब ये दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत इसकी ये पड़ी कि ये वाला केस तब इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर होगा जब हमारा सेंटर एक्सेसिबल हो, कर्व का सेंटर एक्सेसिबल हो, सेंटर पॉइंट एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबल सेंटर पॉइंट। और इस वाले केस में कर्व का सेंटर एक्सेसिबल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेंटर की एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मैं लिखने नहीं जा रहा। तो बस इतना याद रखिएगा कि रेडियल डायरेक्शन में हम लोग ऑफसेट ले रहे हैं और इसके लिए सेंटर एक्सेसिबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवेलेबल होना चाहिए सेंटर जो है, वहाँ तक पे पहुँचने लायक हमें नॉलेज होनी चाहिए, या वो पॉइंट ग्राउंड पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा मेथड है, इसका भी फॉर्मूला ये बन गया है। अब तीसरा मेथड है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। एक तरह से जो डेफिनेशन ऊपर लिखी थी इसी की थी। ये देखिए, ये जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। और ये बेस्ट कब है, ये लीनियर में बेस्ट है, ये तब बेस्ट है जब व्हेन थियोडोलाइट इज नॉट अवेलेबल, थियोडोलाइट इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें होता क्या है समझेंगे कि जैसे देखिए ये फिगर देखिए, अब ये हमारा
C1 कॉर्ड लेंथ है या इंटरमीडिएट कॉर्ड बोल लीजिए, ये C1 है, ठीक है। C1 के करस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट कैलकुलेट होके आता है वो O1 है। सिमिलरली C2 के करस्पॉन्डिंग, C3 के करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन, ठीक है। बस अंतर क्या है, जो पहला वाला है उसका थोड़ा सा फॉर्मूला अंतर आता है, बाकी सब में फॉर्मूला सेम आता है। क्या, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो यहाँ पूछेगा भी नहीं। इस C1 कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट है वो O1, C2 के करस्पॉन्डिंग O2 एंड सो ऑन Cn के करस्पॉन्डिंग ON ऑफसेट है। ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, मतलब जो कॉर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑफसेट निकाल रहे हैं। तो बस O1 का फॉर्मूला अलग होगा। O1 का फॉर्मूला आता है C1 स्क्वायर अपॉन 2R, C1 स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। बाकी सबके फॉर्मूले में देखिएगा O2 का फॉर्मूला अब थोड़ा अंतर रहेगा, C2 स्क्वायर अपॉन 2R तो रहेगा ही, प्लस C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर होगा अपॉन 2R। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि C2 स्क्वायर अपॉन 2R था, प्लस में C1 C2 अपॉन 2R आ गया। सिमिलरली O3 में, अब O3 आ गया तो C2 C3 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन 2R एंड सो ऑन अप टू ON। ON में क्या हो जाएगा, Cn माइनस 1 Cn प्लस Cn स्क्वायर अपॉन 2R। इन दिस वे हम लोग तो फाइनली एक O1 का लिख दिए, अब यहाँ पे Cn का बगल में लिख दे रहे हैं कि Cn माइनस 1 Cn प्लस Cn स्क्वायर अपॉन 2R। तो वेरियस जो कॉर्ड है हमारे उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑफसेट निकाल लें तो हमारा तरीका हो जाएगा। ये ON है, ऑफसेट नंबर है ना, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है। इसी के लिए था कि लेंथ ऑफ फुल कॉर्ड जो होना चाहिए इट शुड नॉट ग्रेटर देन R/2 या L/2 जो भी है। हाँ, इंटरमीडिएट कॉर्ड की लेंथ L/20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक बात और है इसमें, वो भी लिख लेते हैं मैं हम यहाँ पे, कि जो कॉर्ड लेंथ, इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ हम लोग लेंगे, हाँ, वो इतनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ ऐसा लेना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड आर्क लेंथ, जो आर्क लेंथ बनेगी वो लेंथ ऑफ कॉर्ड वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये आर्क ले रहे हैं और ये C1 कॉर्ड है तो ये आर्क लेंथ और लगभग सेम होनी चाहिए, ऐसा लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हम जो कॉर्ड लेंथ लें, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे पॉइंट, क्या कि लेंथ इज सेलेक्टेड such that there is not much difference between arc length and chord length। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि एरर जो होगा लेंथ ऑफ फुल कॉर्ड में, एरर इन लेंथ ऑफ फुल कॉर्ड लिमिटेड टू, फुल कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एरर इन लेंथ ऑफ फुल कॉर्ड लिमिटेड टू R/20, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड में ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क और कॉर्ड। ये बहुत इजी मेथड है। ये क्या है भाई, हम लोगों ने मिड ऑर्डिनेट लेंथ निकालना सीखे थे कि ये जो बीच की लेंथ है
इसको निकालना सीखे थे। ये टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा होता था, तो बचा हुआ डेल्टा बाई टू, तो ये आ जाता था आर कॉस डेल्टा बाई टू, इतनी डिस्टेंस ओ ए, ठीक है, ओ ए इक्वल टू आ जाता था आर कॉस डेल्टा बाई टू, ये रिवीजन हो जा रहा है आपका। और मिड ऑर्डिनेट लेंथ ओ बी, यहाँ पे ओ बी है, हम लोग के केस में शायद ओ डी थी, सॉरी ए बी है यहाँ पे, ए बी। मिड ऑर्डिनेट लेंथ क्या हो जाएगा, आर माइनस ओ ए, तो ये हो जाता था आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू, जिसको वर्साइन भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई टू। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन एंगल पता है ना, डिफ्लेक्शन एंगल पता है डेल्टा, ठीक है, दिस एंगल पता है, तब आप ये ऑफसेट निकाल सकते हो, ठीक है। सक्सेसिव बाइसेक्शन कर सकते हो कॉर्ड का, ये कॉर्ड लेंथ है, इसका सक्सेसिव बाइसेक्शन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको डिफ्लेक्शन एंगल पता है तो, डिफ्लेक्शन एंगल और रेडियस पता है तो आप लॉन्ग कॉर्ड से शुरू करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड से, और उसका सक्सेसिव बाइसेक्शन करके ए बी निकाल लेंगे। क्या ए बी निकल जाएगा? तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको कि भाई लॉन्ग कॉर्ड के परपेंडिकुलरली जाओ, बी पॉइंट यहाँ पे है, कितने दूरी पे है, ए बी दूरी पे है, ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? फिर भाई आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। अब ये भी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेपरेट एक काम कर रहा है। अब मैं इतने पोर्शन को अलग से ड्रॉ करता हूं कि ये कॉर्ड सेपरेट एक सेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ का ये टोटल एंगल कितना था, यहाँ का ये टोटल एंगल था डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई फोर। तो अब यहाँ का मिड ऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ का मिड ऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ मिड ऑर्डिनेट को, ए बी हो गया, सी डी, यहाँ का मिड ऑर्डिनेट सी डी, तो यहाँ का मिड ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा, बाकी सब तो आर आर ही है, क्योंकि यहाँ डेल्टा था पूरा एंगल, तो डेल्टा बाई टू हुआ, यहाँ डेल्टा बाई टू था, तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई फोर। तो हमको सी डी मिड ऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली जब सी डी मिल जाए तो थोड़ा और जूम इन, क्या, इन दोनों के बीच का मिड ऑर्डिनेट निकाल लो, मान लेते हैं ई एफ ऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड में मिड ऑर्डिनेट सब कॉर्ड्स का निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, मैं ये सब फिगर हटा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कि ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड में, और सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क और कॉर्ड मेथड में सक्सेसिव बाइसेक्शन हो रहा है कॉर्ड का और आर्क का। ये आर्क का भी एक तरह से ये ए बी लाइन जो है आधा आधा बांट रही है, कॉर्ड को भी बांट रही है। तो ये ऑफसेट हम लोग को मिल रहा है, वो कैसे है, पहले ए बी मिला, वो कितना था, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई टू, फिर सी डी मिला, वो कितना था, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई फोर, फिर ई एफ मिला, आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई एट, एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें हम लोग सक्सेसिव बाइसेक्शन करते करते आगे तक बढ़ते जाएंगे और हमें डिफरेंट ऑफसेट मिलते जाएंगे। तो ये लीनियर मेथड के 4 मेथड हो गए, ये लीनियर मेथड के 4 मेथड हो गए। अगर कोई पूछे कि लीनियर मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन है, तो भाई ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड मेथड है, ठीक है। लीनियर मेथड में सबसे बेस्ट ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड। अब शुरू करते हैं एंगुलर मेथड, ठीक है। एंगुलर मेथड, अब देखिए एंगुलर मेथड जो है हमारा मोर एक्यूरेट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कंपेयर टू लीनियर मेथड, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला मेथड है रैंकाइन मेथड या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। रैंकाइन मेथड या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, इसमें होता क्या है, लीनियर भी एक मेजरमेंट लेते हैं, एंगुलर भी लेते हैं, इसीलिए इसको
टेप एंड थियोडोलाइट मेथड भी बोलते हैं, टेप एंड थियोडोलाइट मेथड। इसमें होता क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग नापते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग नापते हैं। जैसे कोई भी कॉर्ड फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ समझाने की, कि ये हमारा अगर C1 कॉर्ड है, C1 कॉर्ड है, तो ये हमारा इनिशियल टेंजेंट था, तो ये एंगल हो गया Δ1 डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। फिर ऐसे C2 कॉर्ड हो गया ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये Δ2 है, एंड सो ऑन विथ C3, C4, C5। तो ये जो बीच में ये एंगल सबस्टेंड करता है, ये कॉर्ड पर्टिकुलरली, तो ये करता है Δ1 स्मॉल, मतलब ऐसा Δ1, और Δ1 इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स Δ1। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट वाले पोर्शन में, जैसे इस वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंड करेगा Δ2 और यहाँ स्मॉल Δ2, तो यहाँ जो कैप ऐसा वाला डेल्टा है, इसको मतलब इसको डेल बोल देते हैं, उसको डेल्टा बोल देते हैं। ये Δ2 जो है ये होगा, ये अब यहाँ पे 2 टाइम्स Δ2 नहीं होगा, अब यहाँ पे Δ2 जो होगा Δ1 प्लस 2 टाइम्स Δ2 होगा। सिमिलरली Δ3 जो होगा Δ2 प्लस 2 टाइम्स Δ3 होगा, ये Δ2 है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वे में वो चलता जाएगा, ऐसे ही ये प्रोग्रेसिव वे में चलता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये तो सबसे पहला मेथड है रैंकाइन मेथड, जिसे हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल्स मेजर करते हैं। और इसको वन थियोडोलाइट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक थियोडोलाइट का यूज हो रहा होता है। टेंजेंशियल मेथड भी बोलते हैं, और क्योंकि इसमें हम लोग लीनियर एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, तो इसको टेप एंड थियोडोलाइट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग इसमें कोई एक आर्क बना के कोशिश करता हूँ समझाने की। हाँ, ये आर्क बन गया, ये इस पे इनिशियल टेंजेंट हो गया। फॉर एग्जांपल ये पहला कॉर्ड C1, ठीक है। तो इनिशियल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम डेल बोलते हैं, Δ1, ठीक है। ये मान लेते हैं सेंटर है, तो ये Δ1 है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये 2Δ1, ऐसा करके एंगल सबस्टेंड कर रहा है। तो हमारा अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आता है Δ1 इज इक्वल टू Δ1। बट आगे के कॉर्ड्स के लिए ऐसा नहीं रहेगा। आगे के कॉर्ड्स के लिए जैसे मान लेते हैं ये C2 है, तो ये पूरा एंगल Δ1 है, Δ2 है, तो Δ2 अब यहाँ पे Δ1 नहीं रहेगा, यहाँ पे या Δ2 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे थोड़ा अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे Δ2 जो रहेगा, ये Δ1 तो पहले का पहले जो था वो थे ही, ये वाला एंगल Δ1 प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा आ रहा है वो हो गया, तो वो है Δ2, एंड सो ऑन विथ Δ3, ये हो जाएगा Δ2 प्लस Δ3, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसमें जब हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला कर लें इसको, तो Δn इज इक्वल टू हो जाएगा Δn माइनस 1 प्लस Δn, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब आप लोग आखिरी वाला Δn निकालेंगे तो ये चेक के लिए होता है कि आपको चेक करना है तो आखिरी आपने सही किया कि नहीं। आखिरी वाला जो Δn डिफ्लेक्शन एंगल निकाल रहे हैं वो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल का आधा आना चाहिए, ये चेक होता है। अब इसमें हम लोग ये ऑफसेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग लीनियर मेजरमेंट भी कर रहे हैं, और Δ1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लीनियर मेजरमेंट की मदद से जो हमको C1 मिला, पहला ऑफसेट C1 डिवाइडेड बाई 2r होता है आपका पहला डिफ्लेक्शन एंगल, लेकिन ये रेडियन में है तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फिर आगे बढ़ते हैं, Δ2 में जाएंगे, ठीक है, या Δ2 में जाएंगे, ठीक है। तो Δ2 क्या था, Δ1 प्लस
डेल्टा टू, तो डेल वन तो हमको पता चल गया, यहाँ पे डेल्टा वन भी, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। डेल्टा टू इज इक्वल टू होगा सी टू अपॉन टू आर इंटू 180 बाई पाई, एंड सिमिलरली डेल्टा थ्री सी थ्री अपॉन टू आर इंटू 180 बाई पाई। तो इन दिस वे आपको मेजरमेंट करना है। आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो क्या कहते हैं चेक है, वो फाइनल डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू डेल्टा बाई टू आना चाहिए, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल का आधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस मेथड में इतना ही जानना है आपको कि लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट होता है रैंकाइन मेथड में। डिफ्लेक्शन एंगल के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। पहला वाला डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है, वो जो एंगल बीच में सबस्टेंड कर रहा है डेल्टा, उसके बराबर होता है, उसके आधे के बराबर होता है। 2 डेल्टा सबस्टेंड कर रहा है, उसके आधे के बराबर होता है। दूसरा वाला जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, पहला वाला डिफ्लेक्शन एंगल प्लस डेल्टा 2 के बराबर होता है, एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखना है। अब आता है अगला मेथड, टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड, इसमें कोई लीनियर मेजरमेंट नहीं है, नो लीनियर मेजरमेंट, ओनली एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। अब इसमें होता क्या है, जैसे कर्व बनाता हूं मैं, ये है, ठीक है। हम दो थियोडोलाइट की मदद लेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया, टेंजेंट हो गया, और दूसरा टेंजेंट, भगवान मिला देना यहाँ पे, तो ये गलत फिगर बन रहा है। हाँ, एक टेंजेंट ये हो गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मिल रहा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है। दूसरा टेंजेंट ये हो गया। अब हम करेंगे क्या कि हम दो थियोडोलाइट की मदद लेंगे। ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, दो थियोडोलाइट की मदद लेंगे। पहला पॉइंट मान लेते हैं इसको साइड करना है, ठीक है। पहला पॉइंट इसको है, तो इन दोनों के बीच में जो कार्ड आया ये, ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो कार्ड आया ये, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ बैठ के जो थियोडोलाइट है उसकी मदद से ये डिफ्लेक्शन एंगल नापे, डेल्टा वन डिफ्लेक्शन एंगल नापे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और दूसरा वाला कॉर्ड हमने यहाँ लिया। अब उन दोनों के बीच सब रेड रेड हो गया है, रुक जाइए। इन दोनों के बीच में ये यहाँ डेल्टा वन नापे, ठीक है। दूसरा लाइन यहाँ मेजर हुआ, फिर यहाँ पे ये मेजर हुआ। तो यहाँ ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये डेल्टा वन यहाँ पे आप मेजर किए हो, डेल्टा वन ये मेजर किए हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पॉइंट से ये वाला एंगल होगा डेल्टा वन। इस वाले कॉर्ड का मेन कॉर्ड से जो एंगल होगा वो डेल्टा वन होगा। सिमिलरली जब हम बात करें ये वाला, ये हमने डेल्टा टू नापा यहाँ पे, तो ये वाला डेल्टा टू होगा। सो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इनका प्रिंसिपल जो है वो कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट, the angle subtended by tangent and a chord at a point on a circle is equal to angle subtended by chord in the opposite segment. Angle subtended by chord in
अपोजिट सेगमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे जाके फिर देख लीजिए कि क्या ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अपोजिट सेगमेंट में जो कॉर्ड बन रहा है उसका क्या कहते हैं, एंगल के बराबर होगा। ठीक है, उस वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसके बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड है टेकोमेट्रिक मेथड। इसके बारे में बस इतना जानिए जो कि ये मैंने पहले भी बोला है, हीली एरियाज में काम आता है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बस इतना याद रखिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो नोट एक लास्ट पॉइंट इसमें कि थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशन, मेजरिंग एंगल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशन। कि ये जो थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग हो रहा है 2 थियोडोलाइट, ये फार स्टेशन के लिए बहुत सुटेबल है, जिसमें हम लोग एंगल एटलीस्ट 2 स्टेशन से हम लोग नाप रहे हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व देख लिए, लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व देख लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्योर फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।